आरजे विनी के साथ 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे विनी और स्वागत है आपका 9 AM क्लब में। सुबह के 9 बज जाते हैं, घर की चिंताओं से हम बाहर शहर की और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, आसपास क्या कुछ हो रहा है, इन चिंताओं में लिप्त हो जाते हैं। और आपकी इन चिंताओं को दूर करने के लिए होता है मेरा शो 9 AM क्लब, जहां हमारे साथ वो प्रतिनिधि जुड़ते हैं जो आपके मन में उठने वाले सवालों के जवाब देते हैं। और आज हमारे साथ जो खास शख्सियत हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री पुष्यमित्र भार्गव जी। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू कि आपने ऐसे सब विषयों पे बात करने के लिए हमको बुलाया। आपने बहुत होली खेली है, वी कैन सी। मुझे लगता है कि सब लोगों को खूब होली खेलनी चाहिए और ऐसी खेलनी चाहिए कि जिसका कलर 1-2 दिन तक ना निकले, प्रभाव दिखाई देता रहे। तो चलिए, अब हम कानून कैसे लोगों को साथ दे सकता है या कानून की कैसे मदद मिल सकती है और कानून कैसे वो चीज़ है जिससे हमें डरना नहीं है बल्कि जो हमारा सहायक है, आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं, एडिशनल एडवोकेट जनरल सर वो हैं जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग मुद्दों पर, और बहुत सारे लोगों को जो अपने लिए खुद वकील हायर करने की क्षमता रखते हुए नहीं, उन्हें न्याय दिलाने में मदद कर पाते हैं। मैं सही कह रही हूँ सर? बिल्कुल ठीक है। एज ए ऑफिसर ऑफ द स्टेट हमारी ड्यूटी है कि सबको न्याय मिले, जो सही बात है वो हम कोर्ट में रखें। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप सबसे कम उम्र के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। बहुत सारे युवा हमें देखते हैं, सुनते हैं, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे इतनी कम उम्र में। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें भगवान तय करके भेजता है। मेरे परिवार में सब लोग डॉक्टर हैं। मेरे दादाजी डॉक्टर थे, पिताजी डॉक्टर हैं, छोटा भाई डॉक्टर है। लेकिन कॉलेज के समय से, स्कूल के समय से ही ये मन था कि मैं लॉयर बनूं, और लॉयर इसलिए बनूं कि एक अच्छा पॉलिटिशियन बन पाऊं। अच्छा। मुझे डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक था। पर इसके पीछे कारण ये है कि जब पिताजी से बात हुई, उनका ये मानना था कि 2 ही ऐसे प्रोफेशन हैं जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, या तो आप डॉक्टर बने या लॉयर बने। तो डॉक्टर के रूप में तो पिताजी को काम करते हुए जब भी मैंने देखा तो डॉक्टर बनने का मन नहीं हुआ। इसलिए ये तय था कि लॉयर ही बनना है। सौभाग्य से उसी समय 5 इयर्स लॉ कॉलेजेस देश भर में खुलने लगे थे। इंदौर में भी यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेजेस खुला, तो वहीं मैंने लॉ में एडमिशन लिया। और धीरे धीरे करते करते लोगों के प्रति जो सेवा का भाव था, उसके कारण से कई सारे अच्छे मुकदमों की पैरवी करने का मौका मिला। और फिर जिस विचार से और जिस काम से मैं जुड़ा, उन सब लोगों के कारण कम समय में, कम आयु में बहुत सारे काम करने का अवसर मिला। तो लेकिन युवाओं को संदेश ये है कि एक काम की धुन पकड़ के अगर हम करते रहें तो उसमें आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या बात है सर। कोर्ट कचहरी कानून की जैसे ही बात आती है तो लोग डरने लगते हैं, और कहीं ना कहीं एक परसेप्शन है, अरे कोर्ट में जाओगे सालों साल हो जाएंगे, तुम्हारी जनरेशन्स निकल जाएंगी और कोर्ट के नतीजे नहीं आएंगे। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दिखता भी है फैक्ट्स में कि पूरे हिंदुस्तान के कोर्ट्स में 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। अगर बात करूं मध्य प्रदेश की, तो हमारे यहाँ पर कितने केसेस की अभी पेंडेंसी है और किस तरह से आप लोग करते हैं ये सारे काम? मध्य प्रदेश का अगर लोअर कोर्ट्स का डाटा अगर एक बार हम देखें तो लगभग 50,000 से ज़्यादा सिविल के केसेस और लगभग 1,70,000 कुछ केसेस क्रिमिनल के अभी पेंडिंग है। ऐसा ही लगभग तीनों बेंचेस का डाटा मिलाएंगे तो केसेस पेंडिंग हैं। लेकिन एक दूसरा नज़रिया भी इस चीज़ को देखने का है कि इस केस की पेंडेंसी का अर्थ ये नहीं है कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि आज़ादी के इतने सालों बाद जब लोगों को जैसे जैसे मालूम पड़ने लगा कि मेरे अधिकारों के लिए मुझे लड़ाई लड़नी है, उसका एक माध्यम कोर्ट है, तो लोगों ने इस हथियार को और इस रास्ते को भी इख्तियार किया। तो ये उसका एक अच्छा पक्ष है। निश्चित तौर पे जो पेंडिंग केसेस हैं, जिसमें जैसे कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उस बात से ऊपर आने के लिए ज़रूर कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है कि लोगों का जो विश्वास न्यायपालिका के प्रति है वो बना रहे। उसके प्रयास इसी तरीके हो सकते हैं कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ें,
जो प्रोसेस में देर होती है उसको और कम किया जाए। आपने शायद पहले भी कई बार सुना होगा कि सिविल प्रोसीजर कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में फास्ट ट्रैक कोड्स बनाकर लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। सो देश की आज़ादी के बाद कई सारे प्रयास हुए हैं। तो पेंडेंसी ऑफ केस, मेरा ऐसा मानना है कि वो एक ही चीज़ की और इंगित करने वाली बात नहीं है, इसका एक अच्छा पक्ष भी है कि कहीं किसी ऐसे को सज़ा नहीं मिल जाए जिसने गलत नहीं करा। ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं इस पर आने ही वाली थी। दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो हम चाहते हैं कि हर कोई अवेयर हो अपने अधिकारों को लेकर कि अगर मेरे साथ ये हुआ है तो मुझे पता होना चाहिए कि गलत हुआ है और मेरे पास अधिकार है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का। दूसरी तरफ ज़्यादा भी ना पता हो वरना लोग इसका मिसयूज़ करने लगते हैं, धमकियां देने लगते हैं और कई बार होता है कि झूठे आरोप लगाकर या झूठे केस किसी पे दायर कर देते हैं। इस दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करती है कोर्ट कि लोगों को अवेयरनेस भी हो और किसी के खिलाफ गलत भी ना हो? देखिए, उसका इस तरीके से उसको समझना होगा कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भारतीय संविधान में अक्टूबर 2021 तक 105 बार संशोधन हुआ है। तो हमारा जो संविधान है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। वो परिस्थिति के साथ अपने आप को परिवर्तित करता है। सही बात। समाज में जैसे कानून की ज़रूरत होगी, हमको अपने आप समाज में जब परिवर्तन होगा, हम लोगों को पढ़ाया भी जाता था और वो फैक्ट भी है कि लॉ चेंजेस विद द चेंज ऑफ सोसाइटी। और कई बार सोसाइटी के चेंज के कारण लॉ को चेंज किया जाता है। तो देखिए, जो कानून आज किसी की भलाई के लिए है, हो सकता है कि थोड़े दिन बाद उसका मिसयूज हो। जैसे आप महिलाओं के प्रकरणों की बात करें, कई सारे साइबर के जो नए कानून बने हैं उसका दुरुपयोग हो, या और भी कई सारे कानून हैं जिसका दुरुपयोग होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस कानून से कितना भला हो रहा है वो उसको तय करने का पैमाना है। तो जब भी अगर ऐसा लगता है कि इसका दुरुपयोग बढ़ा है तो उसके ऊपर विमर्श होगा, उसके ऊपर हम जैसे आप जैसे लोग चिंतन करेंगे और उसको चेंज करेंगे। सर, बहुत सारे, क्या ऐसा कोई जरिया है जो लोगों को बता सके कि उनको किस तरह के अधिकार हैं और किस तरह से वो किसी पर्टिकुलर कानून का लाभ ले सकते हैं? कोई जरिया है लोगों के पास? देखिए, देश संविधान से चलता है और संविधान से मिले अलग अलग जो अधिकार या उनके प्रावधानों से हर राज्य को अपने कानून बनाने का अधिकार है। संविधान में 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट होती है उसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो केंद्र सरकार ने देश भर में अलग अलग चीज़ों के संचालनों को लेकर कई 3-4 हज़ार कानून हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे। मध्य प्रदेश को जिन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है, ऐसे 1000 से ज़्यादा कानून हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के 2,500-3 हज़ार रूल्स होंगे। तो ये तो असंभव है कि हर व्यक्ति को इसका ज्ञान हो। समझा तो ये जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये कानून में ये है कि अगर आप ये तर्क दे रहे हो कि इस कानून का मुझे ज्ञान नहीं है, ये नहीं चलेगा। लेकिन हर उस कानून की अब जानकारी लोगों को हो, इसको लेके कई सारे नए प्रयास हुए हैं। एक, सरकारों ने अपनी लाइव वेबसाइट शुरू की हैं। अलग अलग विषयों को लेके क्या क्या कानून हैं उनको डिफरेंशिएट करके हर विभाग ने अपने अलग अलग पैम्पलेट्स, प्रोस्पेक्टस, ब्रोशर्स और कई बार रेडियो के माध्यम से भी ऐसी सब जानकारियां आती हैं कि बच्चों को क्या अधिकार है, महिलाओं को क्या अधिकार हैं, मजदूरों को लेके क्या क्या कानून हैं। तो अब आज़ादी के इतने वर्षों बाद जब लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए हैं, तो हम कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, इन सब चीज़ों को लेके कानून है। तो अब थोड़ा सा लोगों को अपने अधिकारों के कानून को लेके पढ़ना होगा और उनका उपयोग करना होगा। और अधिकारों के बारे में तो सर शायद सालों से बात हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि कर्तव्यों की भी बात हो, क्योंकि हमेशा जो अधिकार हैं कर्तव्यों के साथ आते हैं। तो क्या अब ये आप कैसे समझते हैं कि लोगों को कौन सी ड्यूटीज़ हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू नो अबाउट आवर ड्यूटीज़? मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि वन शुड ऑलवेज टॉक अबाउट ड्यूटीज़। पहले हम अपने कर्तव्यों की बात करें, उनकी हम जब पूर्ति करें तो फिर हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। अब जैसे हम अपने आसपास का वातावरण साफ और स्वच्छ रखेंगे
ये बात भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखी हुई है। अच्छा। लेकिन इसको सिद्ध करने वाला एकमात्र शहर इंदौर है। ये हमारी ड्यूटी है, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, उसका जो कोड है उसको फॉलो करेंगे। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है। हम दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। तो ऐसी जितनी ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज में डिफाइंड हैं, अगर देश का हर नागरिक उसको लेटर और स्पिरिट में फॉलो करे तो अपने आप दूसरों के जो अधिकार हैं या हमारे अधिकार हैं वो मिलने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अधिकारों की जो लड़ाई है वो आज इस देश में केवल उन लोगों के लिए लड़ी जाए जो अज्ञान हैं या परिस्थितिवश उनको उनकी समझ नहीं है, उनके अधिकारों की लड़ाई हम जैसे लोग लड़ें। लेकिन जिनको ज्ञान है, जो शिक्षित हैं, जिसको सरकार से कई सारी योजनाओं का लाभ मिला है, वो सबसे पहले अपने मौलिक अधिकारों की वो कैसे पूर्ति होगी उसके लिए अपनी संवैधानिक जवाबदारियां जो हैं, ड्यूटीज उसको पूरा करें और उसके बाद अधिकारों की बात। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी और के अधिकार का हनन तभी होता है जब हम अपनी ड्यूटी नहीं निभाते। कोई एक व्यक्ति अगर ड्यूटी निभा रहा होगा तो दूसरे का अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। सर, जैसे कि आपसे बातचीत चर्चा में मैंने जाना कि आप सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं और ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो सरकार के अगेंस्ट होते हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है? लोगों को ये बड़ा डर लगता है कोर्ट जाके बहुत समय बर्बाद होगा, कई बार जाना पड़ेगा, बिना कोर्ट जाए किसी तरह काम हो सकता है लोगों का? बिल्कुल हो सकता है, कई सारे प्रयास हैं। देखिए, जिस भी विषय को लेकर लोग कोर्ट जाते हैं, निश्चित तौर पर जब उन्होंने प्रयास किया होगा या अपना रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, उसके बावजूद उनको वहाँ ऐसा लगा कि न्याय मिलने की संभावनाएं कम हैं, तो वो सरकार के खिलाफ कोर्ट आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से हर कानून में कहीं ना कहीं ये प्रावधान है कि लोगों की समस्याओं का हल उस कानून से उसी प्लेटफॉर्म पे हो। जैसे उदाहरण के लिए 2018 की लिटिगेशन पॉलिसी में सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक फोरम क्रिएट किया है कि जब तक आपकी समस्या का हल आपके डिपार्टमेंट की फोरम पे ना हो जाए, आपको हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ नहीं हो तो अलग बात है, तो सरकारी एम्प्लॉयज उस फोरम पे अप्रोच ही नहीं करते हैं, तो उनका समय और पैसा दोनों बच सकता है। वैसे ही आम आदमी की भी जितनी समस्याएं हैं उन सबको लेके हेल्पलाइंस हैं, उसके लिए फोरम्स हैं। जैसे बैंक को लेके अगर किसी के मन में तकलीफ है तो वो DRT जा सकता है, पर्यावरण को लेके उसके मन में कोई समस्या है तो वो NGT जा सकता है। तो ऐसे कई अलग अलग फोरम्स क्रिएटेड हैं। जब वहाँ नहीं सॉल्व होता तो आप तब कोर्ट आना। वो फोरम्स बनाई इसीलिए गई हैं कि कोर्ट्स पे बर्डन कम रहे और व्यक्ति को जो न्याय मिलना चाहिए वो मिल जाए। एक और परसेप्शन है सर, सही है या नहीं वो आप क्लियर करेंगे, कि बड़ा महंगा काम है कोर्ट जाना। लोग इस वजह से भी पीछे हट जाते हैं कि अरे कोर्ट कचहरी के चक्कर में समय और पैसा दोनों बहुत लग जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट में दो ही प्रकार के लोग आते हैं। एक तो लग्जरी लिटिगेशन होता है जो सिर्फ कोर्ट में आए इसीलिए है कि किसी और तरीके से उनके जो हित हैं वो सध जाए। लेकिन जो जेन्युइन लिटिगेशन है, जो समस्या से ग्रसित होके या किसी तकलीफ से कोर्ट में आया है, उसको सुलभ और समय पे न्याय मिले, ये सरकार की और कोर्ट की दोनों की जिम्मेदारी है। अब इसमें वो लोग जिनके पास आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है, उसके लिए एक पूरा सेल बना हुआ है, लीगल एड सेल। अच्छा। कोई भी व्यक्ति जिसको सिर्फ ये लगता है कि मैं पैसे के कारण कोर्ट नहीं आ पा रहा हूँ या मुझे वकील नहीं मिल रहा है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्ट की तरफ से वकील मिलेगा, अपनी पसंद का वकील मिलेगा, जिस नेचर का वो वकील चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हम वकीलों के बीच में भी कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कोविड के समय जिन लोगों को इंश्योरेंस के क्लेम्स में प्रॉब्लम आई, तो हम लोगों ने एक फोरम बना के उसको डिक्लेयर किया था कि ऐसे लोगों के नोटिसेस भेजना, इन लोगों के केस हम मुफ्त में लड़ेंगे। वो काम और ऐसे कई सारे NGOs करते हैं। तो पैसे के कारण किसी को वकील ना मिले, ये आज देश में स्थिति नहीं है। पूरा एक डिपार्टमेंट कोर्ट का लीगल एड का बना हुआ है जो केवल वकील मुहैया नहीं कराते हैं, वो प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका और मेरा किसी चीज़ पे कोई विवाद हो जाए या झगड़ा हो जाए, तो हम मीडिएशन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कोर्ट जाने के पहले उस फोरम पे एप्लीकेशन दें, वो हम दोनों को बिठा के समझाएंगे। कई बार लॉयर के पास अप्रोच करने से भी समस्या जो है
उसमें कई सारे एंगल हो जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम ऐसे जो प्री मीडिएशन स्टेजेस हैं वहाँ जाके बात करें, आर्बिट्रेशन है, कंसीलिएशन है, ऐसे फोरम्स का लोगों को अब अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। मैं इस मन से एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो इंदौर बेंच का मीडिएशन का ग्रुप है, दैट इज हेडेड बाय एन ऑनरेबल हाई कोर्ट जज, उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया, जस्टिस सुजय पॉल एंड जस्टिस विवेक रूशिया जो अभी हमारे प्रशासनिक न्यायमूर्ति हैं, इंदौर के अलग अलग समाज के प्रमुखों को हाई कोर्ट बुलाया। अच्छा। उनको मीडिएशन की ट्रेनिंग दी। हाँ। कि कैसे आप पति पत्नी के या परिवार में जो झगड़े हैं उनको आप सुलझा सकते हैं मध्यस्थता से और परामर्श से। तो जो समाज के प्रमुख थे, ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के, अग्रवाल समाज के, उन प्रमुखों को जब ये ट्रेनिंग दी और उनको राइट दिया कि आप पहले इनको सुनिए, इनकी समस्या हल करिए, फिर भी ना हो तो एक अलग बात है, तो उसके इतने अच्छे परिणाम हमको देखने को मिले हैं कि अब कई सारे समाजों से हमको रिस्पांस भी आने लगा है कि सर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कई सारे परिवार टूटने से बच गए। ये इंदौर में हो रहा है सर? ये इंदौर में हो रहा है। मतलब इंदौर सिर्फ स्वच्छता के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए उदाहरण बनता जा रहा है। सर आपने बहुत अच्छी जो बात बताई, फ्री लीगल एड जो मिलती है, मैं चाहूँगी कि सबको पता चले कि उससे उस तक कैसे पहुँचा जा सकता है। उसमें दो चीज़ें, एक उसकी हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर मैं आपसे साझा कर दूंगा, और दूसरा हाई कोर्ट में लीगल एड सेल है। सिर्फ हाई कोर्ट में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर जिले के केंद्र पर एक लीगल एड सेल होता है जिसका एक सेक्रेटरी होता है और वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जज जो उसका चेयरमैन होता है। उसमें कुछ वकील लोग भी होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं। तो जिस किसी को भी कोर्ट में केस लड़ने के लिए, कानूनी सलाह लेने के लिए अगर किसी वकील की आवश्यकता है और उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो इस लीगल एड सेल के ऑफिस में जाकर अपनी बात बताकर और वहाँ से ये सहायता ले सकते हैं। ये हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आज बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपके साथ मिली जो ज़रूर हम सबके बहुत काम आने वाली हैं। अंत में क्या एक मैसेज हमारे सारे व्यूअर्स को और लिसनर्स को आप देना चाहेंगे? 94.3 माय एफएम के सभी श्रोताओं को, जिसमें से एक श्रोता मैं भी हूँ, हमेशा 94.3 सुनता रहता हूँ और विशेषकर कार में जब रहता हूँ, मेरा एक ही संदेश है कि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को लेकर और सजग हों। जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, भारत दुनिया में नंबर 1 हो, इसके लिए अब हम सबको प्रण और प्राण से प्रयास करने की ज़रूरत है और वो आपके, मेरे, हम सबके सहयोग से ही संभव है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 9 AM क्लब में हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।